केमिस्ट्री के PYQ सेक्शन में आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो पूछा क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इन हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर्स ऑर्बिट कितना होगा। सेकंड बोर्स ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम का वेवलेंथ कितना होता है वो निकालना। ठीक है, तो क्वेश्चन के लिए हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि बोर्स थ्योरी क्या कहती है। तो अगर मान लो बोर्स थ्योरी की बात करें तो बोर्स थ्योरी में हम लोग ऑर्बिट की बात करते हैं और इस ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, अगर इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, मतलब कि MVR की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, h/2π का मल्टीपल होता है। इसी स्टेटमेंट को बोर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोगों को वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है कि वेवलेंथ कितना होगा। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है या वेव, इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है। इस हिसाब से हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली के द्वारा दिया हुआ थ्योरम है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है h/mv, और जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि h/mv की वैल्यू को h/p भी लिख सकते हैं ऐसा। तो इन दोनों कंडीशन को यूज़ करके हम लोग को निकालना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ऊपर वाले कंडीशन पे हम लोग देखें तो MVR इज इक्वल्स टू क्या है, NH/2π। तो MV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, NH/2π, और R MV को कह सकते हैं P, तो P इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, NH/2πR। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस अगर इक्वेशन को यूज़ करो तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h/λ, पुट कर देते हैं, h/λ इज इक्वल्स टू NH/2πR। h से h कैंसिल हो गया, क्या वैल्यू निकलती है इससे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 2πR/n। चाहे तो इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। अब लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 का 2 पाई की वैल्यू पाई, और आर की जो वैल्यू होती है, रेडियस की वैल्यू जो होती है वो होता है A0 यानी कि इनिशियल, वही A0 इंटू n का स्क्वायर अपॉन एक n और। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू A की वैल्यू दी हुई है 52.9 पिकोमीटर हो गया, उसको भी पुट कर लेंगे, और n की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। जब पूरे को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, पाई के टर्म पे आंसर निकाल सकते हैं, 211.65। 3.14 की वैल्यू को पुट करनी होती है, इसको पाई ही रहने देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 211.65 पिकोमीटर। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 211.65 पिकोमीटर का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालने कितने होगा। तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर x है, ऊपर में उसका मास नंबर a है, और एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मास नंबर को a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रल एटम है तो वो भी z के बराबर। और अगर बात करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन होता है a - z।
ठीक है। इस हिसाब से सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, सिर्फ पुट करना है। तो प्रोटॉन कितने हैं, लिथियम की बात किया है, ठीक है। तो अगर देखें तो एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, इसके नीचे में दिया हुआ है एलिमेंट हो गया Lu, एटॉमिक नंबर दिया 71 और मास दिया 175। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 71, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो ये भी हो जाएगा 71। और अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहते हो तो बड़े वाले को मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 104। अब इस ऑप्शन को सही करता हुआ कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है एंगुलर नोड एंड रेडियल नोड ऑफ 3s ऑर्बिटल कितना होगा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है इसका, एंगुलर नोड और रेडियल नोड का फॉर्मूला निकालना। तो एंगुलर नोड की बात करेंगे तो एंगुलर नोड कितना होता है, एंगुलर नोड्स की बात करते हैं तो एंगुलर नोड्स की वैल्यू कितनी हो जाती है, L के बराबर। फिर रेडियल नोड्स की अगर बात करेंगे तो रेडियल नोड्स जो होता है वो होता है n-L-1 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग के पास कितने क्वांटम नंबर होते हैं, एक होता है n, एक होता है l, एक होता है m, एक होता है s। इन्हीं के बीच के रिलेशन को इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 3s दिया हुआ है, 4p दिया हुआ है और 3d दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, बोला n और l की वैल्यू बताइए। तो जो सामने में नंबर लिखा है वो डायरेक्टली n है, तो n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है और n की वैल्यू 3 है। और जो पीछे में लिखा हुआ है वो होती है l की वैल्यू। और याद करते हैं S P D F, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 1 2 और 3। तो S के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, L की वैल्यू हो जाएगी 1 और L की वैल्यू हो जाएगी 2। इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें हम लोग तो एंगुलर नोड्स का वैल्यू कितना होगा, एंगुलर नोड्स की वैल्यू L के बराबर। अब कितना क्या दिया हुआ है, 3s दिया हुआ है, तो इसमें L की वैल्यू कितनी है, ये पीछे वाली जो वैल्यू है L की वैल्यू है, S के लिए वैल्यू कितनी होती है 0, तो नोड्स की संख्या कितनी हो जाएगी n = 0। इस हिसाब से अगर देखें हम लोग तो रेडियल नोड्स की संख्या कितनी होगी, तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है रेडियल नोड्स = n-L-1, ठीक है। इस हिसाब से देखिए n की वैल्यू क्या है 3s की अगर बात करें तो सामने वाला n, दूसरा वाला l, पुट कर देते हैं तो 3 - 0 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 और 2, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है इसका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, फ्रीक्वेंसी दी हुई है लाइट की और पूछा है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और पूछा है कि इसका वेवलेंथ कितना होगा। तो ठीक है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू बोल सकते हैं डिस्टेंस इंटू फ्रीक्वेंसी। इस हिसाब से वेवलेंथ यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल जाएगा वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है स्पीड की लाइट कितनी दी हुई है, स्पीड की लाइट दी हुई है 3 × 10⁸ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1368 × 10⁻³ किलोहर्ट्ज़ दिया हुआ है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1368। ये 8 में 3 घटा देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, ऐसा 5 भी लिख सकते हैं। डिवाइड करें सिंपली तो आंसर आ जाएगा 219.3 मीटर्स, 219.3 मीटर्स
इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट दिए हुए स्टेटमेंट के लिए डी ऑर्बिटल के लिए सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होगा ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोलता है कि ऑल द इनकरेक्ट को चेक करना है। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। 4D ऑर्बिटल के जो शेप्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं 3D ऑर्बिटल के। तो 4D हो 5D हो कोई भी D हो, जो शेप होगा ऑर्बिटल का वो डिपेंड करेगा D पे। तो D में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? dx y, dy z, dz x, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। चाहे वो 4D हो, चाहे वो 5D हो, चाहे वो 6D हो, सबका जो शेप होगा, इन सब का जो शेप होगा आपस में बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, यानी कि सेम होगा। तो ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव सेम सिमिलर शेप, तो सही हो गया। इनकरेक्ट को पहचाना है। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी इन द फ्री स्टेट। अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी जो होता है एन पे डिपेंड करता है। और बोला क्या है कि 3D की अगर बात करें तो 3D में कौन कौन सा होगा? 3D हो जाएगा XY, 3D हो जाएगा YZ, 3D हो जाएगा ZX और 3D x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 3D Z स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि सबका n तो सेम है, आगे वाले नंबर को n कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब n सेम है तो सबकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। द शेप ऑफ 3dxy ऑर्बिटल dyz आर सिमिलर। बोला सबका शेप सेम होता है। तो dxy जो होता है वो x और y में ऐसा बनता है, ठीक है। dyz जो होगा y और z में बनेगा, यहाँ y यहाँ z होगा, इसमें x और y हो जाएगा। और dzx जो होगा वो z और x के बीच में बनेगा ऐसा। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो x और y के ऊपर बनेगा ऐसा। ये x हो गया और ये z हो गया, y हो गया सॉरी। और dz स्क्वायर का जो बनता है, dz स्क्वायर का कैसा बनता है? एक ऐसा रिंग बनेगा और उसके ऊपर में ऐसा z बनेगा। तो ये dz स्क्वायर का शेप है। तो क्या सारे शेप बिल्कुल सेम है? तो जवाब है नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम। हीलियम का सेकेंड बोर ऑर्बिटल का ठीक है, रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिटल ऑफ हीलियम आयन इज इतना। हीलियम आयन का सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है रेडियस ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिटल ऑफ द हीलियम आयन इस, मतलब सेकेंड बोर्स ऑर्बिटल की वैल्यू दी हुई है हीलियम का। R2 फॉर हीलियम गिवन है। R2 फॉर हीलियम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 105.8 पिकोमीटर, ठीक है। और पूछा क्या है? रेडियस फॉर थर्ड लिथियम एटम कितना होगा, ठीक है। लिथियम का पूछ दिया है तो लिथियम के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। R3 फॉर लिथियम के लिए निकालना है कितना होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अगर याद होगा तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम हो तो रेडियस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के, 1 को नहीं लिखते हैं। पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी और एलिमेंट की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। तो हम लोग के पास कंडीशन निकलता है Rn इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। n स्क्वायर अपॉन z का मतलब क्या होगा? वो एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करेगा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर हम लोग देखें R3 किसका निकालना है? लिथियम का, अपॉन R2 किसका निकालना है? हीलियम का। तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? थर्ड दिया तो थर्ड का स्क्वायर और अपॉन z लिथियम का एटॉमिक नंबर। तो 3 इंटू, अब हीलियम का पुट कर लेते हैं। हीलियम के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो 2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा ऐसा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 से 2, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऑप्शन बचेगा 3/2।
ठीक है। अब हीलियम की वैल्यू दी हुई है, R3 निकालना है, तो हीलियम का रेडियस कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 105.8। जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 158.7 पिकोमीटर। ठीक है, एकदम। इसको अगर लेकर के डाउट है तो प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू को थोड़ा देख लेंगे, आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसको मैच करना है कि किसके लिए क्या हुआ। तो अगर 2s की बात करते हैं तो आगे वाला n होगा, पीछे वाला l। तो n की वैल्यू कितनी हो गई क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो n की वैल्यू होगी 2 और s की वैल्यू होगी 0, तो 2 और 0 हो गया। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 3s। 3s की बात करेंगे तो आगे वाला n होगा, पीछे वाला l। तो n की वैल्यू 3 होगी, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगला अगर देखें हम लोग तो है 2p, तो ये n हो गया, पीछे वाला l। तो कितना आ जाएगा वैल्यू बताइए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। s p d f के हिसाब से निकालना है, 0 1 2 3, सिंपल है बिल्कुल। फिर लास्ट वाले ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या बोला है, लास्ट वाले ऑप्शन में बोलता है 3d। तो आगे वाला क्या होगा, आगे वाला हो जाएगा n और पीछे वाला क्या हो जाएगा, d है तो spd, तो 2 ये हो जाएगा l। तो ये n और l की वैल्यू हो गई। अब इसके हिसाब से ऑप्शन को चेक करना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो a का जो सही है n इक्वल्स टू, ये हो गया अपने पास पहला, पहले वाले का किसके साथ मैच कर रहा है, 2 0 ना, तो पहला वाला 4th के साथ मैच कर रहा है। पहला वाला के साथ मैच कर रहा है, 4th के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, 2 और 0। ठीक है, मतलब डी वाले का जिसमें 4 हो, डी वाले का फर्स्ट हो, डी वाले का फर्स्ट 2 ऑप्शन में हो गया। ऐसे सबको मिला लीजिए, सबको मिलाने के बाद 4th वाला ऑप्शन को चेक कीजिए, 4th वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा इसके साथ, तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से निकाल तो h न्यू होता है। ये एनर्जी जो होती है 2 भाग में बढ़ जाती है, एक जो होता है वर्क फंक्शन प्रोवाइड करवाता है और दूसरा जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करवाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान। जब इसको पुट करते हैं तो फॉर्मूला निकलता है h न्यू इक्वल्स टू 5 + ½ mv²। इस 5 को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। वर्क फंक्शन क्या होता है, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालने के लिए। ठीक है, अब इन दोनों को यूज़ करके हम लोग को निकालना है कि अच्छा वर्क फंक्शन की अगर कंडीशन लगाए तो इसको सबको पुट करने को मिलता है h न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल्स टू ½ mv², काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के। तो h न्यू पूछा है तो h न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h न्यू 0 h न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये साइड चेंज करें, सिर्फ साइड चेंज करने से आ जाएगा आंसर। अब इस हिसाब से निकालना है h न्यू 0 की वैल्यू। h की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 10⁻34। ठीक है, h की वैल्यू की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा λ/c और माइनस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1.68 इंटू 10⁻5। इसी को सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, तो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ हो जाएगा 300 इंटू 10⁻9 और लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ एनर्जी है। इस मोल को अगर हम लोग मतलब ये वाली जो एनर्जी दी हुई है वो 1 मोल के लिए दी हुई है और ये वाली एनर्जी निकल रही है वो 1 पार्टिकल की निकल रही है। तो अगर टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इसको 1 मोल के जो एवोगैड्रो नंबर है उससे मल्टीप्लाई, 1 की एनर्जी इतनी है, 2 की एनर्जी के लिए इंटू 2, 3 की एनर्जी के लिए इंटू 3, 4 की एनर्जी के लिए इंटू 4
और अगर 1 मोल है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतना इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अप्रॉक्सीमेशन के साथ बना दीजिए क्वेश्चन को, इस 3 को इस 3 से काट दीजिए, ठीक है। 6 6 से 36 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा करीब करीब 3.99 माइनस 1.68 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁵। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.31 इंटू 10⁻⁵ जूल पर मोल। ये पर मोल निकला हुआ है इसलिए आंसर थोड़ा सा अलग दिख रहा है। तो इस हिसाब से अगर ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 2.31, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि कौन सा दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज ऑफ 2 फंडामेंटल। पता है हम लोगों के 2 तो होते हैं, 3 फंडामेंटल होते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है वो तो गलत है, पहला ऑप्शन गलत है, मतलब सेकेंड और थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो हट गया। बच गया CDE और BCE को चेक करते हैं। तो बी की अगर बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9 × 10⁻31 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बी वाला सही है, बी वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। डायरेक्ट बन गया, आगे प्रॉपर्टीज को पढ़ने होती है। द रिलेशन बिटवीन NM नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम। गिवन एजीमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से अगर पूछ रहा है कि कितना टोटल नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर कितने होंगे। नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू की अगर बात करेंगे तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है, वो L पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो M = होता है 2L+1, इतने होते हैं, ठीक है। अब अगर इस हिसाब से मैं चेक करता हूँ तो L की वैल्यू क्या निकलेगी, L की वैल्यू निकलेगी M-1/2, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग का कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 4।